हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है सेल, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज। इन सेल का कॉन्सेप्ट, ईएमएफ का कॉन्सेप्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस का और टर्मिनल वोल्टेज का कॉन्सेप्ट आज हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। पहले हम लोग सेल की बात करते हैं। तो सेल क्या होता है, तो जैसे कि हम लोगों ने इसका सिंबल देखा हुआ है कि एक हमारे पास ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक हमारे पास ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो इस तरह के हम लोग अरेंजमेंट को हम लोग यहाँ पे सेल बोलते हैं। तो सेल अगर हम डेफिनेशन की बात करें यहाँ पे, तो इट इज़ अ डिवाइस विच प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द सर्किट एलिमेंट। तो ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो कि एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है, किसको, जो सर्किट एलिमेंट्स होते हैं। सर्किट एलिमेंट्स मतलब जैसे सर्किट में क्या क्या लगे होते हैं, रेजिस्टेंस लगे होते हैं, और जो भी आपके इक्विपमेंट उसमें या एलिमेंट्स लगे होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो सारा कुछ आपका जो है वो उसको एनर्जी कौन देता है, सेल ही प्रोवाइड करता है वहाँ पे, ठीक है। दूसरा जो काफ़ी बच्चों में ये मिसकंसेप्शन रहता है कि सेल जो होता है वो चार्ज को प्रोड्यूस करता है तभी वो चार्ज मूव करता है। नो, सेल कभी भी चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करता है। सेल जो है वो चार्ज को सिर्फ ड्राइव करता है, चलाता है, इसमें कंडक्टर में, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है, इट डज़ नॉट प्रोड्यूस एनी चार्ज। तो ये किसी प्रकार का कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता है। ये जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उन इलेक्ट्रॉन्स को वो एक्साइट करता है और उनको एनर्जी देता है, और उस एनर्जी से वो एक यूनि डायरेक्शन वे में वो मूव करते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है एक सेल का। सेल जो है, अगर हम इसमें थोड़ा सा इसकी केमिस्ट्री जानने की कोशिश करें, तो सेल जो होता है उसमें होता क्या है कि उसके अंदर कुछ केमिकल सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी में रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शन की वजह से हमें वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो वी कैन से कि सेल जो होता है वो एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसी को हम लोग सेल बोलते हैं। सेल जो होते हैं वो हम लोग दो टाइप के पढ़ते हैं। एक आपका होता है प्राइमरी सेल, एक आपका होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल वो सेल्स होते हैं जो आपका यूज़ करने के बाद उसको हम लोग फेंक देते हैं, या मतलब हम कह सकते हैं इन शॉर्ट कि उसको हम दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। ऐसे सेल्स को हम लोग प्राइमरी सेल की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे आपके जो भी, जैसे आपके ये टॉर्च सेल हो गए, जो अभी आप क्लॉक घड़ी में डालते हैं, वो सेल हो गया। कोई भी आपके वॉच, जो छोटी वो हैंड वॉच आती है उसमें जो सेल पड़ते हैं, ये सारे सेल जो होते हैं वो आपके रिचार्जेबल नहीं होते हैं। ये इनको वन टाइम होता है, एक बार यूज़ किए, यूज़ एंड थ्रो होते हैं। बट जो सेकेंडरी सेल्स होते हैं वो रिचार्जेबल होते हैं, उनको हम रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे उसकी अंदर की कैपेसिटी जब ख़त्म हो जाती है रिएक्शन करने की, तो वो उनको हम फिर से दोबारा रिचार्ज करते हैं। जैसे आपने देखे होंगे बहुत बड़ी बड़ी बैटरीज़ होती हैं जो हमारे व्हीकल्स में, ट्रक में, बसेस में यूज़ होती हैं, पहले भी यूज़ होती थी। तो उनको रिचार्ज कराते थे हम लोग, दुकान पे लाके उसको रिचार्ज करते थे। अभी भी हम लोग के जैसे मोटर बाइक्स हैं, उसमें जैसे हम लोग जो सेल्फ होता है स्टार्ट करने के लिए गाड़ी, बाइक, किसी भी गाड़ी को, किसी भी बाइक या वो भी हो, तो उसमें जो बैटरी लगी होती है वो रिचार्जेबल होती है। उसको हम लोग जैसे वो जब बहुत दिन के बाद, बहुत टाइम तक यूज़ करने के बाद वो फिर उसका चार्ज खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग उसको स्टार्ट नहीं कर पाते हैं सेल्फ से। तो उसको हम दुकान पे मार्केट में लाके उसको हम फिर से रिचार्ज कराते हैं और वो फिर से वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। इट मीन्स जो भी वो सब बैटरीज में सेकेंडरी सेल्स होती हैं, वो सब क्या है, वो सेकेंडरी बैटरीज़ हैं, सेकेंडरी सेल हैं आपके वो। तो इस तरह के, और हम लोग जो है लैब्स में भी देखते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं, हमारे डैनियल सेल होता है, गैल्वेनिक सेल है, लेक्लांचे सेल है। ये सारे सेल्स हम लोग प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं। जैसे अभी आप लोगों का मीटर ब्रिज प्रैक्टिकल आएगा, पोटेंशियो मीटर प्रैक्टिकल आएगा, और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल जो प्रैक्टिकल होते हैं उनमें सब में हम यही सब सेल यूज़ करते हैं। इसमें हम वन टाइम उसमें हम केमिकल डालते हैं, वो रिएक्ट करता है, कुछ देर के लिए वो करंट का फ्लो देता है, उसके बाद वो कुछ देर के बाद फिर से वो उसका जो रिएक्शन होती है ख़त्म हो जाती है, और अगेन फिर से उसमें केमिकल डाल के फिर से। तो इन शॉर्ट वी कैन से सेकेंडरी सेल्स जो होते हैं वो रिचार्जेबल होते हैं, और प्राइमरी सेल्स जो रिचार्जेबल नहीं होते हैं। और सेल जो होते हैं वो सिर्फ उस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को या चार्ज पार्टिकल्स को सिर्फ वो ड्राइव कराते हैं, मूव कराते हैं, नथिंग एल्स। वो चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ओके, अब जैसे यहाँ पे हमारे पास है, ये एक हमारे पास एक हमने बना रखा है कंटेनर है, उसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दिए हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और इसमें हमने एक सोल्यूशन डाला जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको नाम सुना होगा। देखिए इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है यहाँ पे।
ठीक है। और यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रोड डाले हुए हैं। इसको हमने एक को नाम दिया एनोड, एक को नाम दिया कैथोड। क्यों? क्योंकि इसके हमारे नेगेटिव चार्जेस डिपॉजिट हो गए हैं, इसमें हमारे पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो डिपॉजिट हो गए हैं रिएक्शन की वजह से, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम इसमें क्या करते हैं कि हम एक एक्सटर्नल कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, रजिस्टर कनेक्ट करते हैं यहाँ पे इन दोनों में। तो जैसे ही कनेक्शन होता है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से होगा? ऑब्वियसली बात है, जो नेगेटिव पॉइंट होगा, ये जो एनोड होगा, वही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करेगा यहाँ से। इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना स्टार्ट करते हैं और पॉजिटिव की तरफ आते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करती है। ये बात क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेंगे एनोड से कैथोड की तरफ, जो करंट है आपकी वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर जाएगी और इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, जो आपका एक्सटर्नल सर्किट में है उससे अक्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा वहाँ पे। अब बात यहाँ पे ये होती है कि आखिर ये ऐसा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव करके यहाँ पे आके क्या यहाँ ख़त्म हो जाता है या रुक जाता है? नो, जो भी आपका इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से मूव होता है, मूव करते करते यहाँ पे आता है और फिर से ये इस सोल्यूशन तक यहाँ पे आके, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है तो ये सर्किट कंप्लीट कब होगी? जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और फिर यहाँ से आके फिर ऐसे मूव, तब ये जब तक ये पूरा कंप्लीट मतलब कह सकते हैं क्लोज्ड पाथ नहीं बनाएगा तब तक आपका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तो इसके अक्रॉस जो भी आपका रजिस्टर है या जो भी आपका बल्ब है या जो भी आपकी डिवाइस लगी है वो ग्लो नहीं करेगी, काम नहीं करेगी, वर्क नहीं करेगी। तो सर्किट कंप्लीट होने के लिए इलेक्ट्रॉन का मोशन बहुत ज़रूरी है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन जो है जब यहाँ तक ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कुछ एनर्जी देगा, ठीक है। एनर्जी दे के फिर क्या होगा, फिर से यहाँ पे चला आएगा, उसकी एनर्जी जब इसको एनर्जी दे देगा उसके बाद उसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी और फिर से वो पॉजिटिव तरफ आ जाएगा और फिर यहाँ पे जैसे आएगा उसको फिर से एनर्जी मिल जाएगी और फिर से वो इसकी तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पे एक बात और क्लियर होनी चाहिए कि थोड़ा सा आपको सुनने में एक इलॉजिकल बात लगेगी, बट ये फैक्ट है कि जो इलेक्ट्रॉन है जब यहाँ पे आ जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, जब इसको एनर्जी दे देगा तो जब स्लो डाउन हो जाएगा तो यहाँ पे एनर्जी को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी और दी जाती है। एनर्जी कौन देता है? एनर्जी ये जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, जो रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन कैसी होती है यहाँ पे, वो रिएक्शन यहाँ बताना चाहता हूँ मैं आपको। वो रिएक्शन आपकी जो हो रही है यहाँ पे वो क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। दो तरह की रिएक्शन होती हैं, आपने पढ़ा होगा। तो एक होती है एक्सोथर्मिक, एक होती है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती है जिसमें आपकी एनर्जी बाहर निकलती है, गिवन आउट, ठीक है, बाय द रिएक्शन होती है, उसके द्वारा जो एनर्जी बाहर निकलती है उसमें आपका उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और एंडोथर्मिक वो होती है जिसमें आपका एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो ये तो बात हो गया। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो एक्सोथर्मिक होती है। तो क्या हुआ? एनर्जी रिलीज़ होती है। तो एनर्जी कहाँ जाती है? वो एनर्जी इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को फिर से दे देती हैं और इलेक्ट्रॉन फिर से उनके पास बहुत सारी एनर्जी आती है और उस एनर्जी से क्या होता है? अब उस एनर्जी से होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करता है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन को जाना कहाँ चाहिए? इसको पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए, है ना, कि ये मतलब पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा। नो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ जाता है। कैसे? इस तरह से यहाँ पे कुछ बैटरी मैकेनिज़्म होती है, बैटरी मैकेनिज़्म की बात होती है और इसको जो है एस.सी. वर्मा सर ने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है अपने बुक में कि बहुत डिटेल में नहीं गए हैं। बैटरी मैकेनिज़्म नाम से इन्होंने दे दिया है कि कुछ बैटरी मैकेनिज़्म ऐसी होती है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आती है, इलेक्ट्रॉन जो है अगेन इस नेगेटिव की तरफ जाता है और फिर से यहाँ पे आके टर्मिनल पे और फिर से ये सर्किट की तरफ आके फिर से इस तरह मूवमेंट होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पॉजिटिव से नेगेटिव है, इस तरफ है, यहाँ से इधर है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, हमने पढ़ा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में मतलब मूव करता है। मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर है तो इलेक्ट्रॉन उसके जस्ट अपोजिट मूव करेगा। बट यहाँ पे क्या है? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे फैक्टर जो है गलत हो जाता है। तो ये थोड़ा सा सुनने में इलॉजिकल लगता है, बट बिकॉज ऑफ हम कह सकते हैं बैटरी मैकेनिज्म की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी हो जाती है कि वो जो है इसके पास जाता है, मतलब फील्ड को ब्रेक करते हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट काम करते हुए, और ये फिर से जो है टर्मिनल पे आके और ये सर्किट में यहाँ पे इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है और फिर से वो पॉजिटिव की तरफ आके और फिर से वही पूरा प्रोसेस चलता रहता है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है।
तो जब तक इसमें आपका रिएक्शन होती रहती है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है। जैसे एज सून एज इसका रिएक्शन धीरे धीरे स्टॉप होने लगती है, तो वैसे ही इसका जो वर्किंग है वो स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, तो ये रही बात आपकी पूरे सेल का कॉन्सेप्ट है कि कैसे यहाँ पे सेल आपका काम करता है, कैसे वर्क करता है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, जिसको हम शॉर्ट में ईएमएफ बोलते हैं, और इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो इसको अभी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, ये जो नाम है ये बहुत पुराना नाम है। ठीक है, बहुत ही ओल्ड नेम है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पहले के जो साइंटिस्ट लोग थे उनको ऐसा लगता था कि ये किसी टाइप का कोई फोर्स है, किसी टाइप कोई फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को ज़बरदस्ती मूव करा रहा है। ठीक है, और बट ऐसा कुछ नहीं था, वो कोई ऐसा कोई फोर्स नहीं है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहा है। बट चूँकि वो नाम दिया था तो एक ये हिस्टोरिकल नेम कह सकते हैं, ये हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट था, लोगों ने पहले जो नाम दे दिया वही नाम चलता चला आया। बट बाद में इसी को हम लोगों ने मॉडिफाई करके उसको पोटेंशियल डिफरेंस नाम दिया। बाद में इसी को हम लोग नाम देके उसको पोटेंशियल डिफरेंस कर दिया है। आजकल जो टर्म यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस यूज करते हैं। ठीक है, तो ईएमएफ क्या होता है? इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स या टर्मिनल्स, तो इलेक्ट्रोड बोलो टर्मिनल बोलो, ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट फ्लोज या ओपन सर्किट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे था हमारे पास, यहाँ पे ये दो टर्मिनल हो गए। ठीक है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये सर्किट नहीं लगाई जाएगी यहाँ, ये सर्किट यहाँ पे यूज़ नहीं की जाएगी। कि हम सपोज यहाँ से निकाल दिए सर्किट को यहाँ पे हमने। ठीक है, सर्किट निकालने के बाद हमारे पास सिर्फ ये दो टर्मिनल बचेंगे। अब यहाँ पे हम वोल्ट मीटर लेके और मेजर करेंगे, तो जो इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आएगा, उस टाइम जो वैल्यू होगी उसी को हम ईएमएफ बोलते हैं, उस सेल का। उस सेल का ईएमएफ वही होगा जब इन दोनों पे कोई वोल्ट मीटर ला के और इनका पोटेंशियल चेक करेंगे, वही हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल हो जाता है। अच्छा, एक बात और कि हमने यहाँ पे सर्किट को निकाला कि देखो, अगर हम सर्किट यहाँ पे नहीं निकालेंगे तो करंट फ्लो कर जाएगी। तो कैसी बात है, सर्किट जैसे इन दोनों कनेक्शन करेंगे सर्किट करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगी। बट हम विदाउट, मतलब कि कोई करंट सर्किट में फ्लो ना हो, उस टाइम में उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस हो वो हमारा ईएमएफ में काउंट होता है, या उसी को हम ईएमएफ ऑफ द सेल बोला जाता है। तो एक बात बहुत ही ध्यान रखना है आपको कि ईएमएफ ऑफ सेल का मतलब यही होता है कि जब उस सेल से कोई भी एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट ना हो, इट मीन्स कि आपका कोई करंट उसमें से फ्लो ना कर रही हो। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा और इसको प्रैक्टिकली लॉजिकली थोड़ा कॉन्सेप्ट लेके समझते हैं। जैसे कि हमारे पास जो है ये हमारे पास एक सर्किट है, सर्किट हमारे पास है, या फिर जैसे मान लो कि हम मार्केट में आते हैं, वहाँ से हम कोई सेल लेके आते हैं। मार्केट में गए, कोई सेल लेके आए, वहाँ से उस सेल पे जैसे लिखा होता है कि ये 9 वोल्ट का है, या 6 वोल्ट का है, या 12 वोल्ट का है, कुछ भी है, उस पर ऑलरेडी मेंशन होता है कितने वोल्ट का है। तो इतने वोल्ट का है मतलब क्या है कि क्या वो इतना वोल्ट, तो वो कैसे पता लगा कि उतने वोल्ट का है? ठीक है, तो क्या हमको वो उतना वोल्ट देगा? हम सपोज हमको कहीं 12 वोल्ट की ज़रूरत है, मार्केट गए, हमने कहा भैया हमको 12 वोल्ट की बैटरी दे दीजिए, तो क्या वो हम 12 वोल्ट की बैटरी लगाने पे हमको 12 वोल्ट पूरा मिलेगा सर्किट में, हम यूज़ कर पाएंगे? क्या हमको यूज़ करने के लिए कंप्लीट 12 वोल्ट मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखते हैं, जैसे कि हमारे पास जो भी हम वो लेके आते हैं, सेल लेके आते हैं मार्केट से, उस पर जो लिखा होता है कि 12 वोल्ट, 9 वोल्ट, 6 वोल्ट, जो भी 6 वोल्ट, वो सेल का ईएमएफ होता है। मतलब कि वो तब मेज़र किया गया है जब उसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, मतलब उसमें उसके अक्रॉस कोई एक्सटर्नल सर्किट को नहीं लगाया गया है, उसके अक्रॉस कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं की गई है। उस टाइम में हम उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं वो हमारा ईएमएफ होता है। उसी को हम लोग उसमें मेंशन करते हैं कि इतनी उसकी क्षमता है, इतनी उसकी स्ट्रेंथ, इतनी पावर है जो वो सप्लाई कर सकती है। ठीक है, उतनी है उस सेल में। तो अगर 12 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास, है सेल है हमारे पास, तो हम देखा कि सेल में क्या होता है, 2 टर्मिनल्स होते हैं सारे सेल में। अगर उन दो टर्मिनल्स के ऊपर अगर हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं तो हमें वो 12 वोल्ट शो करेगा, ऑब्वियसली शो करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें कोई एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट नहीं है, और सर्किट नहीं कनेक्ट है तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। जब करंट फ्लो नहीं कर रही है तो उसका जो 12 वोल्ट पूरा शो करेगा वहाँ पर, और हमारी ये डेफिनेशन वहाँ पर करेक्ट हो जाती है, हमें उसका ईएमएफ मिल जाता है वहाँ से। ये लॉजिक होता है। अब जैसे कि हमने कहा 12 वोल्ट की बैटरी, हम 12 वोल्ट की बैटरी, अब यहाँ पे हमने कहा कि सर्किट बनाया, यहाँ पे हमने एमीटर कनेक्ट किया, ये हमारा सेल है जिसका ईएमएफ जो हम मार्केट से लेके आए उसमें हमारा 12 वोल्ट लिखा है, हमने ईएमएफ को 12 वोल्ट दे दिया।
अब हमने क्या करा, एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है और इसके अक्रॉस हमने एक वोल्टमीटर यहाँ कनेक्ट कर दिया है, ठीक। अब हमने यहाँ पे जो है 4 ओम कनेक्ट कर दिया है रेजिस्टेंस और यहाँ पे 12 वोल्ट ये हमारे पास सेल का ईएमएफ है जो हम मार्केट से लेके आए हैं। तो हमें करंट कितनी मिलनी चाहिए, हमें करंट 3 एम्पीयर मिलनी चाहिए कैलकुलेशन के हिसाब से। I इज इक्वल टू V/R होता है, तो V कितना है 12 वोल्ट है ये देखो, और रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 4 ओम है। हमने करंट किया देखा 3 ओम मतलब सॉरी 3 एम्पीयर आ गया, मतलब इस सर्किट में 3 एम्पीयर करंट फ्लो करनी चाहिए। तो 3 जब ये करंट यहाँ से निकलेगी 3 एम्पीयर इसको एमीटर जो है 3 एम्पीयर रीड करना चाहिए, करंट आगे मूव करेगी, फिर इसके क्रॉस करंट 3 एम्पीयर जाएगी, तो 4 3 12 वोल्ट मिल रहा है देखो यहाँ पे। बट प्रैक्टिकली जब देखा गया तो एमीटर ने 3 एम्पीयर करंट नहीं शो किया, एमीटर ने कितना शो किया, एमीटर ने उसने वहाँ पे 2 एम्पीयर करंट को भी सिर्फ शो किया कि 2 एम्पीयर करंट ही फ्लो कर रही है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ, और जब 2 एम्पीयर करंट यहाँ शो कर रही है तो ये 2 एम्पीयर आगे भी जाएगी, जब यहाँ 2 एम्पीयर जाएगी तो 4 2 8 रेजिस्टेंस 4 ओम और करंट 2 एम्पीयर, तो कितना 4 2 8 हो गया, तो ये 8 वोल्ट आ गया, मतलब इसके अक्रॉस सिर्फ 8 वोल्ट ही आपका ड्रॉप हो रहा है। V इज इक्वल टू आई कितना है इसके क्रॉस करंट कितनी जा रही है 2 एम्पीयर बताया मैंने, मतलब मैंने क्या बताया, ये एमीटर ने शो किया 2 एम्पीयर और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे सॉल्व करके, तो 4 8 वोल्ट आएगा, ये आना चाहिए, ठीक है। तो इसके क्रॉस ये आ रहा था, तो हमने तो मार्केट से 12 वोल्ट की सेल लेके आए, बैटरी लेके आए, बट हमें इसके क्रॉस कितना मिल रहा है सिर्फ 8 वोल्ट, बाकी 4 वोल्टेज कहाँ गया, 4 वोल्ट कौन ले गया, कहाँ गया, तो वो जो 4 वोल्ट है वो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस में यूज़ हो गया उसको ओवरकम करने के लिए, ठीक है। देखते हैं कैसे। ये जो आपका सेल होता है, हर सेल का, हर बैटरी का, सबका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस को भी एनर्जी चाहिए होती है, कुछ ना कुछ उसके अक्रॉस ही वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे वही सेम सर्किट है, ये 4 ओम का हमने रेजिस्टेंस लगा रखा है और करंट हमारे 2 एम्पीयर हमने माना था कि 2 एम्पीयर शो कर रहा है एमीटर, 2 एम्पीयर करंट शो कर रही। तो हमने देखा कि इस बैटरी में हमारा एक इंटरनल रेजिस्टेंस, अब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस को बनाने के, शो करने के बहुत तरीके हैं। किसी बुक में आपका इसके जस्ट बगल में बना रहेगा छोटा सा, इस साइड बना रहेगा या इस साइड बना रहेगा, या इसको ऐसे बना के और इसको एक ब्रैकेट से डॉटेड करके शो कर देते हैं। लेकिन इसको हम कई बार क्या बोलते हैं, इसको शो करने को ही कि या लेफ़्ट राइट या इसके नीचे या कई बार इसके ऊपर भी शो कर देते हैं, बहुत तरीके होते हैं, बट रहता हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ही है। और वो इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि वो सेल के अंदर है, वो चीज़ सेल के अंदर है, ठीक है। बट हम शो करते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, इससे आपको मतलब विजुलाइज हो जाए कि हाँ ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस, इसको हम स्मॉल आर, तो इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है ये क्या होता है देख लेते हैं। इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन, इंटरनल इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द पाथ ऑफ द करंट ड्यू टू द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल आर। ये क्या है, अब देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्वियसली हम लोग पढ़े हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इज ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ करंट थ्रू इट, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो एक ऑब्स्ट्रक्शन है, एक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड करता है, किसको करता है, करंट को, यहाँ करंट फ्लो करती है, कौन करता है इसको, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन था हमने लिया था, वही हमारा ऑब्स्ट्रक्शन लगाता है कि करंट फ्लो, मतलब करंट फ्लो ना हो, इलेक्ट्रॉन फ्लो ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो रिएक्शंस होती हैं कुछ ऐसी कि जो हैं वो इसको जो है ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं कि वो फ्लो ना करे। अब जैसे यहाँ पे क्या होगा कि अभी इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ से आ जाए, ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनसे क्या कोलिजन होगा यहाँ पे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि ये जाना चाहेगा इधर, लेकिन उसको बहुत सारे हिंड्रेंस होंगी, बहुत सारे पाथ में बहुत सारी रुकावटें होंगी, जिसकी वजह से उन सारी हिंड्रेंस को, ऑब्स्ट्रक्शन को पार करते हुए और ये इस इलेक्ट्रोड तक पहुँच पाएगा, ठीक है। तो वही आपका इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाता है जो ये इलेक्ट्रोलाइट ऑफर्ड करता है, ठीक है। तो
यही इलेक्ट्रोलाइट जो ऑफर करता है रेजिस्टेंस, तो ये आपका जो 4 वोल्ट हमने बताया जो बच गया, जैसे 8 वोल्ट इसके क्रॉस था और 12 वोल्ट, तो वही 4 वोल्ट यूज़ होता है उसको एनर्जाइज करने के लिए, जिससे वो उस ऑब्स्ट्रक्शन को, हिंड्रेंस को पार कर पाए, ठीक है, ओवरकम। तो ये होता है कैलकुलेशन और प्रैक्टिकली में डिफरेंस होता है कि जो भी हम सेल या बैटरी लेके आते हैं, एक्चुअल में जितना वोल्ट उस पर रिप्रेजेंट होता है वो हमको नहीं मिलता है, हमें कुछ और ही मिलता है वहाँ पे, ठीक है। और एक बात और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट कि जो भी आपका सेल या बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो सारा हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ में सीरीज़ में रहता है, ऑलवेज वो सीरीज़ में ही रहेगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अब इसको हम चेक कर सकते हैं, जैसे हमें अब 4 ओम के साथ में 2 ओम सीरीज़ में है, तो 4 + 2 कितना हो गया 6, सीरीज़ में 6, तो 6 ये हो गया। और यहाँ पे इसका बैटरी कितना था, यहाँ पे बैटरी कितनी थी 12 वोल्ट की थी, तो 6 × 2 कितना हो गया 12, मतलब 2 एम्पियर होता है, हमको करंट 2 एम्पियर मिल गए बिल्कुल। अब यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जो हमारा कैलकुलेशन थी वो बिल्कुल परफेक्ट आ गई यहाँ पे, ठीक है, कैलकुलेशन हमारी परफेक्ट आ गई यहाँ पे। जैसे I = V/R होता है, वोल्टेज कितना था 12 था, ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है 4 + 2, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है, तो 4 + 6 = 12, तो यहाँ पर 2 एम्पियर आना चाहिए करंट, तो 2 एम्पियर करंट हमारी आ रही, और हमको एमीटर भी 2 एम्पियर रीड कर रहा था। अब हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो गया, क्लियर हो गया कि हाँ 2 ओम का जो रजिस्टर है वो यहाँ मतलब जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 2 ओम का है, जो कि हमारा 4 वोल्ट को यूज़ कर रहा है। अब 4 वोल्ट कैसे यूज़ कर रहा है ये भी देख लेते हैं। जब करंट यहाँ पे 2 एम्पियर आएगी मूव करते हुए, तो इसके क्रॉस जाएगी 2 ओम के, तो 2 एम्पियर की करंट 2 ओम में जाएगी, तो 2 × 2 = 4 वोल्ट एनर्जी या वोल्टेज इसके क्रॉस ड्रॉप होगा। 4 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप हो गया और 8 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप हो गया, तो 8 वोल्ट वो और 4 वोल्ट, 8 + 4 कितना हो गया 12, हमारा EMF कितना था 12 वोल्ट मिल गया। ये इसका लॉजिक है। अब आगे चलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टेज जो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अब देखो EMF और टर्मिनल वोल्टेज में सिर्फ यही एक बेसिक डिफरेंस है आपको कि EMF में भी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल निकालते हैं वहाँ पे, ठीक है, और यहाँ भी सेल निकालते हैं। फ़र्क यह है कि वहाँ पे करंट ड्रॉन नहीं होती, वहाँ पे करंट EMF में करंट को ड्रॉ नहीं करते हैं, निकालते नहीं, सर्किट नहीं लगाते हैं। बट टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए हम वहाँ पे सर्किट को लगाएंगे, सर्किट एक्सटर्नल सर्किट यूज़ होगी, करंट वहाँ पे ड्रॉन होगी, करंट वहाँ पे निकलेगी वहाँ पे, ठीक है। उस टाइम में जो भी आपका उस टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो हम वोल्ट मीटर के हेल्प से मेज़र करेंगे, वो हमारा टर्मिनल वोल्टेज को शो करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो ये सेल था, अब यहाँ हमने सर्किट कनेक्ट है, हमारे यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्ट है, ठीक है। तो अब हम इस टाइम कनेक्शन के टाइम पे ही अगर हम यहाँ पे कोई वोल्ट मीटर लगा देते हैं इसके क्रॉस, ठीक है, तो उस टाइम जो वोल्ट मीटर रीडिंग लेगा, वो जो रीडिंग आएगी वो हमारी टर्मिनल वोल्टेज को शो करेगी, EMF शो नहीं करेगी, सिर्फ वो टर्मिनल वोल्टेज शो करेगी। EMF कब शो करेगी, जब हम इस सर्किट को निकाल के, जब इस सर्किट को निकाल देंगे और तब वोल्ट मीटर लगाएंगे, तब वो EMF शो करेगा। अब समझते हैं यहाँ पे, और टर्मिनल वोल्टेज को हम लोग कैपिटल V से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट जो होती है वो वोल्ट होती है, ठीक है। EMF की भी यूनिट वोल्ट ही होती है, क्लियर। तो V = मतलब टर्मिनल वोल्टेज = EMF माइनस करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, या कह सकते हैं रिलेशन है इन बिटवीन द टर्मिनल वोल्टेज, EMF, करंट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इन चारों के बीच का ये रिलेशन है, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब है, जब करंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम से, जब करंट निकल रही सर्किट से, व्हेन करंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तब का है। अब ड्रॉन फ्रॉम द सेल, इसे देखो करंट इज़ ड्रॉन, इसी ड्रॉन की वजह से यहाँ पे नेगेटिव लगा है, मतलब माइनस हो रहा है ये। तो ड्रॉन फ्रॉम द सेल, सेल से निकल रही है, सेल से निकल रही है, तो सेल का EMF कितना है E, और सेल से क्या निकल रही है, करंट निकल रही है, करंट इज ड्रॉन, तो करंट निकालो, इस सेल के EMF से करंट इंटू R ये निकाल दोगे, तो यहाँ से इनको टर्मिनल वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। इसका प्रूफ देख लेते हैं। जैसे सपोज हमने यहाँ पे एक ये सेल लिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है,
ये हमने इंटरनल रेजिस्टेंस है जो इस सेल के अंदर होता है, बट हमने यहाँ पे बाहर शो किया आपको समझाने के पर्पज़ से। हमने एक टर्मिनल हमने यहाँ पे ये मान लिया, एक टर्मिनल यहाँ पे, तो इसको इसका नाम दे दिया बी ए नाम दे दिया, इसका नाम ने बी बी दे दिया। ठीक है, सपोज करंट ऐसे कुछ मूव करके यहाँ पे आ रही होगी सर्किट से। ठीक है, तो यहाँ से करंट निकली, पॉजिटिव से करंट निकलती है और नेगेटिव की तरफ आती है, तो नेगेटिव तरफ आ रही है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे KVL किरचॉफ वोल्टेज रूल यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग किरचॉफ लॉ में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए इसको कि सपोज हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले हमको VB वोल्टेज मिला, तो पहले VB लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे मूव किए तो करंट आगे बढ़ रही है यहाँ पे, तो जैसे ही करंट इसके क्रॉस जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसके क्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा। जब कोई भी करंट किसी भी रजिस्टर के क्रॉस मूव करती है तो उसके क्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। अब कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो हो जाएगा I इंटू आर, I इंटू आर। कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज का तो 20 वोल्ट IR होता है, तो देखो 20 वोल्ट IR, इतना वोल्टेज इसके ड्रॉप। और वोल्टेज ड्रॉप मतलब वोल्टेज घट गया। जब वोल्टेज जो चीज़ घटती है उसको हम नेगेटिव से शो करते हैं, इसलिए नेगेटिव ऑफ IR हो गया। कितना वोल्टेज, मतलब नेगेटिव ऑफ IR हो गया। फिर आगे मूव किए हम लोग, इस सेल के नेगेटिव टर्मिनल पे आ गए। अब नेगेटिव से फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल, जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो ऑब्वियस बात है, मतलब हम बढ़ रहे हैं। अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ बढ़ेंगे मतलब इसका मतलब हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, तो प्लस E हो गया। ये क्या है, सेल है, सेल का क्या होता है, EMF होता है, हमने जस्ट देखा अभी। तो इसका क्या हो गया, प्लस E हो गया। इन सब को कैलकुलेट करके इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, BA के बराबर। जब यहाँ से मूव करके आएंगे तो किसके बराबर, BA के बराबर होगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये इसको हम इधर ले आएंगे तो BA माइनस BB हो जाएगा। यहाँ हमारे पास हो जाएगा E माइनस IR। तो BA माइनस BB क्या होता है, किसी भी सेल के अक्रॉस जब करंट मूव कर रही हो, जब करंट ड्रॉन हो रही हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस कितना होता है, BA माइनस BB होगा, या उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। तो BA माइनस BB क्या है हमारे पास, टर्मिनल वोल्टेज हो गया, तो इसी को कैपिटल B हो गया, इसी को टर्मिनल वोल्टेज हो गया। करंट यहाँ मूव कर रहे हैं ना, करंट यहाँ पर चल रही है, जब करंट ड्रॉन होती है तब क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज होता है। तो टर्मिनल वोल्टेज हो गया B इज इक्वल टू E माइनस IR हो गया। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, एक और लिखते हैं, B इज इक्वल टू IR एक्सटर्नल लिखते हैं। अब ये क्यों लिखा है इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये है सेल, अब हम इसके अक्रॉस अगर हम यहाँ पे अगर हम कोई हम वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं सिर्फ इसके अक्रॉस यहाँ पे, ठीक है, तो इसके अक्रॉस कनेक्ट करने मतलब हमने क्या किया है, सेल के टर्मिनल के अक्रॉस हमने वोल्टमीटर कनेक्ट किया, सेल के टर्मिनल के अक्रॉस हमने वोल्टमीटर कनेक्ट किया। तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे वोल्टेज जो है, हमें इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज मिलेगा, ठीक है, वो हमें यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, और तो जितना हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज है वो हमारा IR एक्सटर्नल के बराबर होगा। जैसे मान लो ये करंट है, यहाँ पे करंट मूव कर रही है, तो करंट यहाँ से मूव करके आएगी और यहाँ पे जाके तो 4 2 ज़ा 8, मतलब 8 वोल्ट हो गया। तो 8 वोल्ट क्या हो गया हमारे पास, 8 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ इसके क्रॉस। और ये जो है सेम है, मतलब कि इसके क्रॉस 8 वोल्ट का जो ड्रॉप हुआ है वही इसके क्रॉस भी 8 वोल्ट का ड्रॉप होगा। इसीलिए कहा जाता है कि टर्मिनल वोल्टेज जो होता है वो हम लोग इसको I जो करंट मूव का सर्किट में और R एक्सटर्नल जो भी है उन दोनों को, तो उसके अक्रॉस ही टर्मिनल वोल्टेज होता है हमारे पास। तो ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, ये फॉर्मूला भी आप लोग ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, ये फॉर्मूला भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर हमारे पास वी कैन राइट V इज इक्वल टू E माइनस IR था, तो V को हम लोग क्या लिख सकते थे, IR एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू E माइनस IR, और इसको हम इधर भेज या इसको इधर भेज देंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, IR प्लस स्मॉल IR इज इक्वल टू E हो जाएगा। तो यहाँ से I कॉमन ले लेंगे तो R प्लस R बचेगा, तो वो इसके नीचे भी देंगे तो I इज इक्वल टू EMF अपॉन R प्लस R एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। तो यहाँ ये हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं कब, जब हमें करंट निकालनी है, तो करंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला निकल जाता है हमारे पास। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ी सी कि किस किस फैक्टर्स पे हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो इसको समझने के लिए और याद रखने के लिए सिंपल सी ट्रिक है, जैसे हम लोग
पढ़ते आए हैं कि जो रेजिस्टेंस, जो सिंपल जो रेजिस्टेंस पढ़ते आए हैं हम लोग अभी तक, उसमें जो 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 आपका सिंपल रेजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, एरिया ऑफ द कंडक्टर पे, एरिया कोएफिशिएंट डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे होता है, और रेजिस्टिविटी भी डिपेंड करता है। जो रेजिस्टिविटी आपकी, रेजिस्टिविटी मतलब कि नेचर ऑफ मटेरियल पे है आपका, ठीक है, वहाँ पे आर रो होता है वहाँ पे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये भी रेजिस्टेंस ही, जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है तो वो आपका एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, जितना बड़ा इलेक्ट्रोड का एरिया होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड बड़ा होगा उतना कम आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। रीज़न है, जब उसको ज़्यादा बड़ा एरिया मिलेगा तो वो बहुत ईजिली, वो कहीं भी मतलब कैसे भी वो पाथ उसको मूव करेगा तो उसको वो वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा उसकी तरफ, ठीक है। एरिया छोटा रखेंगे तो उसको फिर एक कंसनट्रेट करके उसको उसी पार्ट पे हिट करना पड़ेगा जाके, ठीक है। जब एरिया बड़ा रहेगा तो कहीं भी कैसे मूव करके बस वो वहाँ पे हिट कर सकता है, उसको सिर्फ प्लेट तक पहुँचना है। तो जब ज़्यादा बड़ा एरिया रखेंगे तो उसको उसका अप्रोच ईजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक कोई गोल चीज़ है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, कोई गोल चीज़ है और यहाँ पे कोई पॉइंट सेंटर है। अगर किसी से बोला जाए कि आपको सिर्फ इसी पॉइंट पे हिट करना है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा किसी पॉइंट पे हिट करना है। पर अगर बोला जाए कि नहीं, आप इस पूरे सर्किल में कहीं भी हिट कर दो, वो आपके लिए ईजी हो गया, अब आपके लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है। सेम चीज़, जब हमारे पास प्लेट का एरिया छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन को हिट करना जो है थोड़ा टिपिकल होगा, एरिया बड़ा होगा इलेक्ट्रोड्स का तो उसको हिट करना आसान हो जाएगा, तो उसकी रेजिस्टेंस थोड़ी कम हो जाएगी। इसलिए एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड बढ़ेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस घटेगा। सेकंड पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड के बीच के दो इलेक्ट्रोड्स हैं यहाँ पे, एक इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड, अब दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात है। डिस्टेंस जितनी आपकी ज़्यादा होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको उतना ज़्यादा होगा। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना कि लेंथ ऑफ कंडक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, मतलब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सेम कंडीशन यहाँ पे है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रोड के बीच में उतना ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। रीज़न, अगर हम इनके डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, मान लो सपोज कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अब उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करते तब वो इस इलेक्ट्रोड पे पहुँच पाएगा, तो उसको डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, ट्रेवल करने डिस्टेंस ज़्यादा हो गई उसकी, जिसकी वजह से उसको हिंड्रेंस ज़्यादा हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा हो गया। ऑब्स्ट्रक्शन भी हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको बढ़ जाएगा। थर्ड है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब जो भी जिस इलेक्ट्रोलाइट में ये रखा है इलेक्ट्रोड, वो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन कैसा है, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा मतलब वहाँ पे आपके आयंस बढ़ जाएंगे तो आपका वहाँ पे कोलिजन बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा वहाँ। फोर्थ पॉइंट है टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर को घटाने बढ़ाने पे, तो अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे आपका इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करता है, ठीक है। इसका रीज़न ये होता है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट के जो सोल्यूशन है आपका, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ये मानेंगे उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा कि आपके जो आयंस होंगे, चार्ज पार्टिकल्स, वो दूर हो जाएंगे। जब दूर हो जाएंगे तो कोलिजन के चांसेस कम हो जाएंगे। जब चांसेस कम हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जल्दी रीच करेगा किसी भी इलेक्ट्रोड के पास में। तो जब जल्दी रीच करेगा तो उसको हिंड्रेंस कम मिलेगी, ऑब्स्ट्रक्शन कम मिलेगा। इसी वजह से जल्दी रीच करेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ये था आपका टॉपिक जो है, जिसमें हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF ऑफ द सेल एंड बैटरी और टर्मिनल वोल्टेज के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने यहाँ पे इसको पढ़ा है। ओके, थैंक यू।